Hello guys, welcome back. In the last classes we were discussing till chapter 11 of Patent Act. Today we are discussing chapter 12. I'll try to finish up 12, 13 and 14 in the limited time which we have. So coming back to chapter 12, surrender and revocation of patents. मतलब तो यही है इसका कि सपोज करो किसी को पेटेंट अपना कंटिन्यू नहीं कराना है उसके एप्लीकेशन को, तो उसको सरेंडर करेगा। तो ये एक ऑप्शन है। दूसरा है कि जब वो सरेंडर भी करेगा तो जब कंट्रोलर को लगेगा कि हाँ ठीक है सरेंडर कर सकते हैं, तो फिर वो रिवोकेट करेंगे। तो रिवोकेशन सिर्फ यही एक कंडीशन में नहीं, कई एक कंडीशन में रिवोकेशन हो सकता है। यही चीज़ इस चैप्टर में हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो सेक्शन 63 जो है वो सरेंडर ऑफ पेटेंट्स की बात करता है, यानी कि जो पेटेंटी है उसको अब मन कर रहा है खुद से कि मैं इसको सरेंडर करूं इस पेटेंट को, तो वो अप्लाई कर सकता है इसके लिए। जब वो अप्लाई करेगा तो कंट्रोलर जो है इस बात को पब्लिश करेगा अपने जो उसका रजिस्ट्रार का जो पब्लिकेशन जर्नल पब्लिकेशन है उसमें जब वो पब्लिश करेगा तो डिटेल में लिखेगा कि भाई ये पर्सन जो है नोटिफाई कर रहे हैं कि उनको सरेंडर करना है। फिर जो पेटेंटी है उनका नाम भी रहेगा। उसके बाद अगर कोई ऐसा पर्सन है जिसका कि इंटरेस्ट है उस पेटेंट में, मे बी वो एप्लीकेंट है या फिर वो उसको लाइसेंस किया गया है या फिर उसको असाइन किया गया है, बाय एनी रीजन मे इट बी, वो इंटरेस्टेड पर्सन जो है उसको पढ़ेगा जर्नल में, वो समझेगा कि नहीं इसको नहीं होना चाहिए, सरेंडर नहीं करना चाहिए, तो वो कंट्रोलर को एक नोटिस भेजेगा। कंट्रोलर जब उसको देखेगा तो उसके बाद के प्रोसेस जैसे पोजीशन का है, ऑपोजिशन टू सरेंडर है ये, तो उसके प्रोसेस चलते हैं। इन केस आफ्टर हियरिंग बोथ द पार्टीज, वो ये समझता है कंट्रोलर की ठीक है इनको सरेंडर कर देना चाहिए, तो फिर वो सरेंडर करने के लिए मान जाएंगे और वो रिवोक कर देंगे पेटेंट को। वो जब सरेंडर कर रहे हैं तो कंट्रोलर के एक्सेप्टेंस के बाद वो रिवोक होता है। दैट इज सेक्शन 63। 64 जो है वो एग्जैक्टली यही बता रहा है कि कंट्रोलर को कब पावर है कि वो रिवोकेट कर दे बाय इटसेल्फ, या तो कंट्रोलर करे या फिर कंट्रोलर को कोई इंटरेस्टेड पर्सन या पार्टी उसको नोटिफाई करे कि इसको कर देना चाहिए रिवोक, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट करे या फिर एपिलेट बोर्ड करे। कब? जब काउंटर क्लेम हो इन्फ्रिंजमेंट का। तो किस किस ग्राउंड पे काउंटर क्लेम हो सकता है, यानी अगर मैंने बताया आपको रिवोकेशन में, तो कंट्रोलर या तो खुद या फिर कोई इंटरेस्टेड पर्सन या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर एपिलेट बोर्ड। तो एपिलेट बोर्ड कब, या फिर काउंटर क्लेम हो तो काउंटर क्लेम ऑफ इन्फ्रिंजमेंट। तो कब कब कर सकते हैं काउंटर क्लेम? पहला कि जो इन्वेंशन है और उसमें जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में क्लेम्स डाले गए हैं वो एक्चुअली पहले ही किसी और ने अपने प्रायोरिटी डेट, अर्लियर प्रायोरिटी डेट पे किसी और ने उसके क्लेम डाल दिए हुए हैं, तो कर सकता है। दूसरा ये कि जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि टू पीपल हु हैड डन द रिसर्च वर्क एंड वन ऑफ देम अप्लाइड फॉर इट, तो दैट पर्सन इज नॉट एंटाइटल्ड टू गेट द पेटेंट, तो फिर हो सकता है। या फिर उस पेटेंटी ने रॉन्गफुली ऑब्टेन किया है उस पेटेंट को और उसके अपोजिशन में किसी ने, इंटरेस्टेड पर्सन ने काउंटर क्लेम किया हो। या फिर जो कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में इन्वेंशन डाला गया है वो एक्चुअली इन्वेंशन नहीं है अंडर सेक्शन 3, ठीक है। उसके अलावा आप जानते हैं कि 3 रिक्वायरमेंट है पेटेंट के, एक नोवेल्टी है, इन्वेंटिव स्टेप है और इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन है। तो तीनों में से कोई भी एक ऑन एनी ऑफ द 3 बेसिस, जैसे कि न्यू नहीं है या फिर क्वाइट ऑब्वियस है, यानी कि वो कहीं पब्लिश हो चुका है या फिर वो पब्लिक डोमेन में है, या फिर वो यूजफुल है यानी कि इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है उसका, या फिर वो जैसे अब ऐसी चीज है जिसका कोई महत्व नहीं है, तो इन सब चीजों के लिए भी आप काउंटर क्लेम कर सकते हैं। उसके बाद ये भी एक रिक्वायरमेंट है पेटेंट की कि जब आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन डालें
तो आप पूरी तरह से बताएं कि वो कैसे इन्वेंशन काम करता है। अगर नहीं तो फिर अ, मतलब उसका जो बेस्ट ऑप्शन है कि कैसे काम करेगा वो एक रिक्वायरमेंट है। अगर आपने प्राइमा फेसी ये बताया नहीं, तो ऊपर ऊपर बता दिया कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, तो फिर वो नहीं मिलता है। तो सपोज करो किसी ने ये क्लेम किया कि इन्होंने जो डिस्क्राइब किया है इट इज नॉट एक्चुअली डिस्क्राइबिंग फेयरली एंड सफिशिएंटली द इन्वेंशन, तो कर सकते हैं। यानी कि जिसको या फिर वो जिस तरह से बताया गया है, क्योंकि इसमें रिक्वायरमेंट है कि एक जो एवरेज इंटेलिजेंस का पर्सन है वो इस इन्वेंशन को जब इंडस्ट्रियली अप्लाई करना पड़े तो उसको वो यूज करके कर सकता है। तो ये चीज उन्होंने वो नहीं हो रही है, ठीक है, तो काउंटर क्लेम होगा। या फिर जो स्कोप है क्लेम का डिफाइंड नहीं है प्रॉपरली, फिर वो कर सकते हैं। या फिर फॉल्स रिप्रेजेंटेशन या सजेशन है, उसके बेसिस पे इस पेटेंट को लिया गया है। यानी कि मे बी इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन नहीं है पर इस तरह से उन्होंने शो किया कि वो इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन उसका हो सकता है। तो जो सब्जेक्ट मैटर है वो उसका पेटेंटेबल नहीं है, तो आप कर सकते हैं। या फिर ये ऑलरेडी सीक्रेटली यूज्ड इन इंडिया है, तो इसके बेसिस पे, क्योंकि ऑलरेडी इट इज नॉट अलाउड, ठीक है। उसके अलावा ये है कि पेटेंट जो है वो इट हैज फेल्ड टू डिस्क्लोज एनी इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 8। तो सेक्शन 8 क्या है मैंने ऑलरेडी आप लोग को बताया हुआ है, इट इज रिलेटेड टू फॉरेन एप्लीकेशन, ठीक है। उसके बाद फिर जो सीक्रेसी डायरेक्शंस थे जैसे अंडर 35 सेक्शन 35, जब हमने डिटेल में उसको पढ़ा था, तो उसमें ये उसके कॉन्ट्रावेंशन में आता है। या फिर जो उन्होंने obtain किया है कंप्लीट स्पेसिफिकेशन, या फिर जो अमेंड करने के लिए किया है वो फ्रॉड से लिया है, ठीक है, बाय फ्रॉड दे हैव obtained इट। या फिर जो सोर्स ऑफ ज्योग्राफिकल ओरिजिन ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल है उसको उन्होंने रॉन्गली मेंशन किया है या फिर डिस्क्लोज नहीं किया है, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है अंडर पेटेंट कि अगर आप ज्योग्राफिकल मटेरियल यानी कोई बायोलॉजिकल मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसके ओरिजिन को आपको डिस्क्लोज करना है और उनसे एनओसी भी लेना है बायोडाइवर्सिटी बोर्ड से। उसके अलावा एंटिसिपेशन पे हमने डिटेल में डिस्कशन किया था, तो वो है इसमें, और एंटिसिपेटेड है। या फिर वो जैसे लोकल या इंडिजिनस कम्युनिटी जो है वो इंडिया में या कहीं और, जैसे वो टीकेडीएल है तो वो उसके अंडर में या तो आ चुका है, या फिर जैसे अभी जीआई वगैरह मिलता है उसमें भी वो आ चुका है। जैसे केरला की एक ट्राइब है जो एक पेड़ से उसके बार्क से कैंसर ठीक कर सकता है, मान लो उसके कंटेंट को वो पेटेंट कराए हैं, देन इट इज एक्चुअली बाय लोकल और इंडिजिनस कम्युनिटी इन इंडिया जो यूज कर रहे हैं और उसको उन्होंने पेटेंट करा लिया। फॉर एग्जांपल हमने रिसेंटली नीम केस सुना था जो कि यूएस कराया था, टर्मरिक केस था, देन देयर इज बासमती राइस। these are some of the cases which we are knowing of। टू जो है इसका एक्सेप्शन है। वो कहता है कि जब सीक्रेट यूज की बात कर रहे हो तो मान लो अपने घर में कुछ ये से यूज कर रहे हो तो फिर वो नहीं कहलाएगा। या फिर जब उसने इंपोर्ट किया है इंडिया से बाहर से और उसको ट्रायल बेसिस के लिए एक्सपेरिमेंट के लिए किया है, तो उसको आप इस चीज को अकाउंट में मत लीजिए कि ये सीक्रेटली यूज है या फिर प्रायर यूज है एंड ऑल। या फिर वो अपने खुद भी रीजनेबल ट्रायल और एक्सपेरिमेंट के लिए यूज किया गया हो, या फिर गवर्नमेंट या गवर्नमेंट के अथॉराइज्ड एंटिटी द्वारा उसको यूज किया गया है, या फिर वो जिसने इसको यूज किया है उसने एक्चुअली पेटेंटी से कंसेंट नहीं लिया है, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जो है वो ये बात बोलता है कि अगर हाई कोर्ट सेटिस्फाइज दैट द पेटेंटी हैज विदाउट रीजनेबल कॉज फेल टू कंप्लाई विद रिक्वेस्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो फिर जब सेंट्रल गवर्नमेंट हाई कोर्ट में पिटीशन डाले तो भी रिवोक किया जा सकता है। जब रिवोक होगा तो जो भी इंटरेस्टेड पर्सन्स हैं और जो प्रोप्राइटर है जो पेटेंटी है उन सबों को ये इसका नोटिस जाएगा। सेक्शन 65 एक्चुअली टॉक्स अबाउट फॉर पेटेंट्स जिसमें कि एटॉमिक एनर्जी रिलेटेड चीजें हों, तो ये हमने ऑलरेडी इस पर डिस्कशन कर लिया हुआ है। तो यहाँ पे वेर एनी टाइम एट एनी टाइम आफ्टर ग्रांट ऑफ पेटेंट द सेंट्रल गवर्नमेंट इज सेटिस्फाइड दैट द पेटेंट इज फॉर इन्वेंशन रिलेटेड टू एटॉमिक एनर्जी, तो वो रिवोक करने के लिए एप्लीकेशन डाल सकता है। और इन सबों में
ये क्योंकि सब में अगर इशू हो गई है और वो रिवोक करने के लिए इच्छा रख रहे हैं कंट्रोलर, तो उसके पहले कंट्रोलर पेटेंटी को ये अलाउ कर सकते हैं कि आप कंप्लीट स्पेसिफिकेशन में ऐसा अमेंडमेंट कीजिए कि ये इसमें चेंजेस करके उसको हम लोग पेटेंट करा सकें। कई बार ऐसा होता है कि कोई चीज जिसको जो पेटेंट हो चुका है वो ऐसा पेटेंट है जो कि पब्लिक इंटरेस्ट से अगेंस्ट जा रहा है। फॉर एग्जांपल इट इज मे बी समथिंग विच इज अ बायोलॉजिकल मटेरियल जो मे बी समुद्र को गंदा कर दे या थिंग्स लाइक दैट। तो फिर उसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ये अप्लाई कर सकता है कि प्रिजुडिशियल है पब्लिक के लिए या फिर मिस्चीवियस टू द स्टेट है और उसको रिवोक कर दिया जाए। तो सूरत में भी रिवोक हो सकता है। चैप्टर 13 टॉक्स अबाउट रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स, यानी कि जो पेटेंट होल्डर हैं या फिर जो पेटेंट अप्लाई किए हुए हैं या फिर जो डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड है, ये सारी चीज़ें जो हैं वहाँ के एक रजिस्टर में इट इज़ केप्ट इंटैक्ट बाय द कंट्रोलर। तो यही बात ये बताने की कोशिश कर रहे हैं रजिस्टर ऑफ पेटेंट्स में कि उसमें क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो रजिस्टर जो है, जो पेटेंट ऑफिस में रखा रहता है, उसमें नेम एंड एड्रेस एंड ऑफ द ग्रांटीज ऑफ पेटेंट होंगे। असाइनमेंट एंड ट्रांसमिशन अगर हुआ है या लाइसेंस हुआ है तो उस चीज को डालेंगे। अमेंडमेंट्स, एक्सटेंशन या रिवोकेशन हुआ हो वो भी उस रजिस्टर में रहेगा। ठीक है, उसके अलावा वैलिडिटी और प्रोप्राइटरशिप ऑफ पेटेंट भी रहेगा। ये उसमें कोई ट्रस्ट रिलेटेड चीजें जो हैं वो उसमें जरूरत नहीं है जिसके लिए उन्होंने नोटिस दिया हो या कुछ किया हो। उसके बाद द रजिस्टर शैल बी केप्ट अंडर द कंट्रोल एंड मैनेजमेंट ऑफ द कंट्रोलर। ठीक है, और ऐसा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है अपने डायरेक्शन से उसमें कुछ चेंजेस करवा सकता है। उसके अलावा ये सारी चीजें जो हैं सॉफ्ट कॉपी में भी रखी रख सकती हैं। जैसे कि अब ये क्योंकि बहुत पहले का एक्ट है, तो मतलब 2005 का अमेंडमेंट एक्ट है, तो उसमें कंप्यूटर फ्लॉपीज डिस्केट्स रखा है या एनी अदर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म लिखा है। अभी आपको ये ऑनलाइन क्योंकि अवेलेबल है, सो यू नो दैट अभी वो हम लोग को उस तरह से भी अवेलेबल है। इसमें जो यहाँ रजिस्टर से कोई चीज़ लिया जाए, कंट्रोलर अगर ऑथराइज कर दिया है तो फिर वो एडमिसिबल एज एन एविडेंस इन द कोर्ट भी होता है अंडर इंडियन एविडेंस एक्ट। इसके अलावा अगर ये फ्लॉपी डिस्क वगैरह में है तो ऑब्वियस है कि जो भी चीज़ उस पर रिकॉर्डेड है यहाँ पे भी रिकॉर्डेड है एंड इट इज डीम टू इंक्लूड रेफरेंस टू द रिकॉर्ड ऑफ पर्टिकुलर्स। ठीक है, इसके अलावा जो रजिस्टर्ड है यानी कि ये एंट्री इन द रजिस्टर है और ये पर्टिकुलर्स बीइंग रजिस्टर्ड यानी पेटेंट का रजिस्ट्रेशन वो एंट्री किया और उसके अलावा उसके साथ के जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो भी उसमें एंट्री कर दोगे। Reference to this act to the rectification of the register are to be read as including references to the rectification of the record particulars kept in all these electronic format. असाइनमेंट के बारे में सेक्शन 68 बता रहा है कि अगर असाइनमेंट किया है किसी ने किसी और को, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी असाइनमेंट, ट्रांसमिशन और लाइसेंसिंग बताया हुआ है, तो अगर असाइनमेंट किया है तो उसको उसका जो अग्रीमेंट हुआ है वो राइटिंग में होनी चाहिए और उसकी जो कॉपी है वो ऑब्वियसली आपके यहाँ के ऑफिस में रहना चाहिए, जो कि पर्टिकुलर प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है, उसमें आप फॉर्म भरेंगे और इसके बारे में डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें और उसी तरह से असाइनमेंट, ट्रांसमिशन जो है, ये सारी चीज़ें जो है उसमें आपको राइटिंग में डालना पड़ेगा। उसमें असाइनर, मॉर्गेजर, लाइसेंसर या फिर एनी अदर पार्टी टू द इंस्ट्रूमेंट, उन सबों को भी नाम इसमें पर्टिकुलर्स में लिखे रहेंगे रजिस्टर में। अगर कोई एप्लीकेशन बना है इस पर्टिकुलर सेक्शन के अंदर में, तो अपॉन प्रूफ ऑफ टाइटल टू दिस सेटिस्फैक्शन, यानी कि कंट्रोलर अगर देख लिया कि हाँ ठीक है ये सही से असाइनमेंट हुआ है, जो डीड बनी है वो सही है, ट्रांसमिशन हुआ है, क्योंकि जो लीगल एयर है ही इज द लीगल एयर, सो हियर ही मींस ही शी दे, तो वो जो है वो लीगल एयर जो है वो प्रॉपर है, सही है, तो उसके पर्टिकुलर्स को कंट्रोलर जो है इसमें डालेगा। और वेयर दैट पर्सन इज एंटाइटल्ड टू एनी अदर इंटरेस्ट इन द पेटेंट, उसको एंटर इन द रजिस्टर नोटिस ऑफ हिज इंटरेस्ट विद पर्टिकुलर्स ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इफ एनी। अगर कोई डिस्प्यूट हो रही है इससे रिलेटेड, जैसे कहीं और लीगल एयर रिलेटेड कोई और कोर्ट में इशू चल रही हो, उस वक्त कंट्रोलर इसको नहीं करेगा और आप उसको नहीं बोल सकते कि करिए।
इसके अलावा अगर कंट्रोलर को ये रिक्वेस्ट किया जाए कि जो लाइसेंस के टर्म्स हुए हैं, क्योंकि ये डीड तो वहाँ सबमिट होता है, तो अगर जो अग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें जो टर्म्स है उसको डिस्क्लोज ना किया जाए तो कंट्रोलर नहीं भी डिस्क्लोज कर सकता है। अगर कंट्रोलर जो है उसको ये कहा जाए कि आप जैसे एक्सेप्ट फॉर द पर्पस ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सबसेक्शन 1, जो कि अभी हमने पढ़ा, और एन एप्लीकेशन टू रेक्टिफाई द रजिस्टर, अ डॉक्यूमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ विच नो एंट्री हैज बीन मेड इन द रजिस्टर अंडर सबसेक्शन 3 shall not be admitted by the controller or by any court as evidence of title। कि अगर आपने रजिस्टर ही नहीं कराया उसके आईपीआर के ऑफिस में, पेटेंट के ऑफिस में, तो फिर उसका कोई यूज नहीं हो सकता as an evidence in the court। Power of registered grantee or proprietor to deal with patent। तो अगर को ओनरशिप ऑफ पेटेंट है और अगर उसमें कुछ राइट्स है वो दिया हुआ है, तो उसके बेसिस पर भी ये असाइन कर सकता है, ये लोग लाइसेंस कर सकता है या फिर कोई और डील भी कर सकता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ रजिस्टर बाय एपिलेट बोर्ड, मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है कि एपिलेट बोर्ड अब नहीं है, अब हाई कोर्ट में सीधे जाता है। तो यहाँ पर वही चीज जो एपिलेट बोर्ड कर रहा था, हाई कोर्ट के बारे में कह सकते हैं कि अगर किसी अग्रीव्ड पर्सन ने अप्लाई किया कि इसमें रेक्टिफिकेशन किया जाए, तो किस बेसिस पे वो अप्लाई कर सकता है, या तो एब्सेंस और एमिशन हुआ हो, या फिर जो एंट्री हुई है उसमें सफिशिएंट कॉज नहीं रहा रजिस्टर में, या फिर रॉन्ग एंट्री हो गई है, या फिर एरर हो गया है या डिफेक्ट हो गया है, तो उस पर वो कंट्रोलर को एपिलेट बोर्ड को ही अप्लाई कर सकता है। और एपिलेट बोर्ड जो है वो आफ्टर हियरिंग एंड प्रोसीडिंग्स वो इसके रिलेटेड मैटर पे डिसीजन लेके कंट्रोलर को कह सकता है कि इसमें चेंजेस कर दीजिए, और कंट्रोलर जो है वो चेंजेस कर देगा। रजिस्टर टू बी ओपन फॉर इंस्पेक्शन, यानी कि जैसे अभी आप जानते हैं कि ऑनलाइन है, तो ऑनलाइन में भी हम लोग ओपन करके देख सकते हैं। उसी तरह से अगर ये ऑफलाइन रहता, ऑनलाइन नहीं रहता, तो ये ओपन फॉर इंस्पेक्शन हो जाता बाय द पब्लिक। ठीक है, ये प्राइमा फेसी एविडेंस की तरह काम करता है। जो रजिस्टर है, इट कैन बी गिवन इन द कोर्ट कि ये एविडेंस की तरह काम कर सकता है। और ये चीज अगर इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में है तो उसका भी यूसेज सिमिलर स्टाइल में होता है। नाउ नेक्स्ट इज 14th चैप्टर, पेटेंट ऑफिस एंड इट्स एस्टैब्लिशमेंट। कंट्रोलर जो है उसको वो जो पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क का कंट्रोलर है, वही पेटेंट का भी कंट्रोलर है। मतलब वो तीनों के जो कंट्रोलर हैं वो यही हैं, और एक ही पर्सन तीनों के कंट्रोलर है, यही बात यहाँ बताने की कोशिश कर रहे हैं। और उसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो एग्जामिनर्स अपॉइंट कर सकता है, और उसके अलावा भी अगर कोई और ऑफिसर भी चाहिए जो कि जरूरत लग रही है कि हो, तो वो भी अपॉइंट कर सकता है। जो उसके ऑफिसर्स हैं उसको कंट्रोलर जो है वो बता सकता है कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, यानी जो डायरेक्शंस है वो कंट्रोलर देगा। अपॉइंटमेंट कैन बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जैसे अभी रिसेंटली भी कुछ निकले हुए थे उसके अपॉइंटमेंट्स रिलेटेड चीजें, तो वेबसाइट पर था, आप चेक कर सकते हैं। इसके अलावा कंट्रोलर को अगर ऐसा लगे कि कोई मैटर चल रहा है कोर्ट में, और जो ऑफिसर डील कर रहा है उसे उस मैटर को वो ले विड्रॉ करे, और या तो वो स्टार्टिंग से डिनोवो यानी कि नया सिरे से उसको चेक करे, या फिर जिस स्टेज पे ड्रॉ किया है उस स्टेज से वो चेक करना शुरू कर सकता है, या तो कंट्रोलर खुद से या फिर किसी और जो कि उसको जिसको उसने अपॉइंट किया हो भी उसको भी दे सकता है। पेटेंट ऑफिस एंड इट्स ब्रांचेस, आपको पता है कि अभी मेनली मतलब दिल्ली का है, फिर बॉम्बे में है, चेन्नई में है, तो मतलब एक पेटेंट मेन ऑफिस है और उसके अलावा उसके ब्रांचेस हैं। ठीक है, जो कि जैसा अगर सेंट्रल गवर्नमेंट समझेगा तो वो है, ये चीज आपको जो रूल्स है उसमें डिटेल में मिल जाती है कि कौन कौन से ऑफिस कहाँ हैं। फिर पेटेंट ऑफिस का अपना एक सील भी होगा। Restrictions on employees of patent office as to right of or interest in patent, section 75 इस बारे में बात करता है कि अगर मान लो उनका कुछ पर्सनल इंटरेस्ट आता है तो फिर वो उससे बाहर होंगे, वो उसको उसमें डील नहीं करेंगे। 76 जो है, ऑफिसर्स एंड एम्प्लॉइज नॉट टू फर्निश इंफॉर्मेशन,
दिस इज क्वाइट ऑब्वियस कि वो ना फर्निश कर सकते हैं, ना प्रिपेयर और असिस्ट इन प्रिपरेशन ऑफ डॉक्यूमेंट अगर एक्ट के अंदर में नहीं बताया गया है, या फिर वो सर्च भी कंडक्ट नहीं कर सकते हैं. सो दिस इज चैप्टर 14. सो 12 to 14 वी आर डन टुडे विथ, और अब हम लोग कल चैप्टर 15 को चेक करेंगे. थैंक यू.